आदिवासी विद्रोह। ब्रिटिश शासन के अधीन हुए आदिवासी आंदोलन सभी आंदोलनों से अधिक निरंतर, आतंकी एवं हिंसक थे। मुख्य भूमि एवं पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोहों के विभिन्न कारण। आदिवासी आंदोलनों को मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोहों और सीमांत आदिवासी विद्रोहों, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में मुख्यतः चलने वाले आदिवासी आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोहों के सुलगने के विभिन्न कारण थे। इनमें से आदिवासी भूमि या वन पर अंग्रेजों का दखल मुख्य कारण था। अंग्रेजों की बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया और उनके सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसा कि कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार एक व्यवस्थित रूप से किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। वनों में झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसने आदिवासियों की समस्याओं में वृद्धि की। सरकार ने आरक्षित वन और प्रतिबंधित लकड़ी के प्रयोग एवं चारागाह के द्वारा वन क्षेत्र पर नियंत्रण को विस्तारित किया। पुलिस व्यापारियों एवं महाजनों के शोषण ने उनके दुखों एवं परेशानियों में वृद्धि की। दखलंदाजी प्रकृति के कुछ सामान्य कानूनों ने भी उनकी घृणा में वृद्धि की। आदिवासी पूरे देश में चलाए जाने वाली सामाजिक धार्मिक सुधार गतिविधियों से भी प्रेरित हुए। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के आंदोलन कुछ पहलुओं में गैर सीमांत आदिवासी विद्रोहों से भिन्न थे। एक आदिवासी जिनके सीमा से लगे देशों के साथ साझा आदिवासी एवं सांस्कृतिक संपर्क थे, ने स्वयं को राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके विद्रोह भारतीय संघ या पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्त के पक्ष में थे। दूसरा, ये आंदोलन वन आधारित या कृषि संबंधी विद्रोह नहीं थे, जैसा कि ये जनजातियां सामान्यतया भूमि एवं वन क्षेत्र के नियंत्रण में थीं। अंग्रेजों ने गैर आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काफ़ी समय बाद प्रवेश किया। तीसरा, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत सीमांत आदिवासी विद्रोह गैर सीमांत आदिवासी विद्रोहों की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जारी रहे। सीमांत जनजातियों के बीच विसंस्कृतिकरण आंदोलन भी फैला। मैतेई द्वारा चूड़चंद महाराज के शासनकाल 1891 और 1941 के बीच के दौरान नव वैष्णववादी ब्राह्मणों की कुप्रथाओं को त्यागने हेतु एक आंदोलन किया गया। औपनिवेशिक काल में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में संस्कृतिकरण आंदोलन पूरी तरह अनुपस्थित थे। आदिवासी विद्रोहों की विशेषताएं। यहाँ तक कि एक दूसरे से समय एवं काल में अलग होने के बावजूद आदिवासी विद्रोहों में कुछ समान विशेषताएं थीं। इन समूहों की एकता के पीछे आदिवासी पहचान या जातीय समानता थी। सभी बाहरी लोगों को शत्रु के तौर पर नहीं देखा गया। निर्धन लोग जो वैयक्तिक श्रम पर निर्भर थे और गांव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोगात्मक भूमिका में थे, अकेले पड़ गए। इस आंदोलन के तहत महाजनों एवं व्यापारियों के प्रति हिंसा की गई, जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के तौर पर देखते थे। विदेशी सरकार द्वारा आरोपित नियमों, जिन्हें वे आदिवासियों के परंपरागत सामाजिक आर्थिक रूपरेखा ताने बाने को नष्ट करने के प्रयास के रूप में देखते थे, के खिलाफ रोष विद्रोह का एक सामान्य कारण था। अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियमों के कारण भूमि एवं वनों पर आदिवासियों के अधिकारों का समाप्त होना कई आदिवासी आंदोलनों का मूल कारण था। जैसे जैसे भूमि को निजी संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा और बाहरी शक्तियां हावी होने लगीं, वैसे वैसे बड़े पैमाने पर जनजातियां अपनी भूमि से दूर होती गईं। जैसा कि गैर जनजातीय लोगों ने धीरे धीरे उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। विशेष रूप से सड़कों और रेलवे को जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ने के बाद ऐसा हुआ।
अधिकतर विद्रोहों का नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह करने हेतु प्रोत्साहित किया और बाहरी लोगों द्वारा उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन दिया। आदिवासी आंदोलन शुरुआत से ही अभिशप्त थे, क्योंकि उनके पास अपने शत्रुओं से युद्ध करने के लिए परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार थे। कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों पर यहाँ विचार किया गया है। गौरतलब है कि अधिकतर आदिवासी आंदोलन, यदि हम सीमांत आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दें, तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पश्चिमी मध्य क्षेत्र और दक्षिण में केंद्रित थे। छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र, जो अब झारखंड के रूप में जाना जाता है, के आदिवासियों का ब्रिटिश प्रशासन और उसके गैर आदिवासी सहयोगियों जैसे जागीरदारों एवं जमींदारों के खिलाफ प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। पहाड़िया विद्रोह। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाली जनजाति को पहाड़िया कहा जाता था। वे वन उपज पर निर्वाह करते थे और झूम कृषि में कुशल थे। ये लोग पूरे क्षेत्र को अपनी भूमि मानते थे और बाहरी लोगों की घुसपैठ के विरोधी थे। अपने भौगोलिक अलगाव के कारण अंग्रेजों के आने से पहले पहाड़िया जनजाति हमेशा आत्मनिर्भर रही, क्योंकि उनके जीवन यापन के साधन विशेष रूप से अभाव वाले वर्षों में पर्याप्त नहीं थे। इसलिए पहाड़िया लोग प्रायः मैदानी क्षेत्रों में बसे हुए किसान समुदाय पर हमला करते थे। ये हमले उन बसे हुए समुदायों पर प्रभुत्व का दावा करने के एक रीति का प्रतीक भी थे। मैदानी क्षेत्रों के जमींदार शांतिपूर्वक रहने के लिए सामान्यतया पहाड़िया समुदाय को नियमित रूप से भेंट देते थे, जबकि व्यापारी भी पहाड़िया समुदाय के प्रमुखों को उनके द्वारा नियंत्रित मार्ग का उपयोग करने के लिए भुगतान किया करते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यह अपेक्षाकृत भंगुर शांति वार्ता विकसित हो गई। जब अंग्रेजों द्वारा वन की सफाई को प्रोत्साहित करने के बाद पूर्वी भारत में स्थिर कृषि का विस्तार किया गया। स्थिर कृषि के विस्तार के साथ ही वन एवं चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत कम हो गया, जिससे पहाड़ी लोगों तथा इन क्षेत्रों में बसे हुए किसानों के बीच संघर्ष बढ़ गया और पहाड़िया लोग प्रायः इन गांवों पर हमला करने लगे। 1770 में अंग्रेजों ने अंतिम उपाय के रूप में पहाड़िया के लोगों को खोजने तथा उन्हें मार डालने के प्रयोजन से उन पर नृशंस हमला किया। राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में किया गया 1778 का पहाड़िया विद्रोह उल्लेखनीय है। 1780 के दशक में अंग्रेजों ने शांति की नीति शुरू की। पहाड़िया प्रमुखों के लिए एक वार्षिक भत्ता तय किया गया, जिसके बदले में उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके समुदाय के लोग ठीक से आचरण करेंगे। सभी पहाड़िया इस नीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनमें से कुछ विरोधी सेनाओं से छिपकर पहाड़ों में लौट गए और उन्होंने दीकू या बाहरी लोगों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह। अंग्रेजों को सबसे कड़े विरोध एवं विद्रोह का सामना संथाल परगना में करना पड़ा, जिसका नेतृत्व एक संथाल तिलका मांझी या मांझी द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि उसका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति के विरुद्ध था। वह सुल्तानगंज के आसपास की पहाड़ियों में भटकने, गंगा में चलती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकाओं पर हमले करने और ब्रिटिश खजाना लूटने के लिए प्रसिद्ध था। मांझी लूटा हुआ खजाना निर्धनों के साथ बांटने के लिए भी प्रख्यात था। उसके द्वारा संयोजित गुरिल्ला युद्ध में संथाल महिलाएं भी भाग लेती थीं। तराई के जंगलों में तिलका मांझी एवं उसके समर्थकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच कई मुठभेड़ हुई थी। कहा जाता है कि 1778 में तिलका ने पहाड़ियों सरदारों के साथ संयुक्त मोर्चे का गठन कर अंग्रेजों से रामगढ़ छावनी को छीन लिया था।
1784 में तिलका ने अपने समर्थकों द्वारा भागलपुर में किए गए हमले का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि इस हमले में उसने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को गोली मार दी। अंग्रेज़ों ने माझी और उसके समर्थकों पर एक संगठित हमला किया। आखिरकार माझी को पकड़ लिया गया और 1785 में माझी को फांसी दे दी गई। माझी को अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता माना गया। तिलका के नेतृत्व में किए गए विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रहकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और जमींदारों के एजेंटों द्वारा बनाई गई शोषण, जबरन वसूली और उत्पीड़न की नीति थी। इसके अलावा 1770 में इस क्षेत्र में पड़े सूखे के कारण भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके पश्चात अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध होने लगे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका प्रत्युत्तर उनके द्वारा और अधिक दमन से दिया गया। जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह छोटा नागपुर तथा बंगाल के मैदानों के बीच स्थित एक अनिश्चित प्रशासनिक इकाई को जंगल या जुगल महल नाम दिया गया। बाद में इस क्षेत्र की पहचान बीरभूम यानी बांकुरा और मिदनापुर में कुछ परगनाओं के रूप में हुई। भूमिज के लगातार व्यवधान के कारण 1833 में इस क्षेत्र को पड़ोसी जिलों के बीच विभाजित कर दिया गया। जेसी झा के अनुसार चुआर भूमिज जनजाति थे जो मूलतः मुंडारी के मुख्य वंश से संबंधित थे। छोटा नागपुर पठार से जाने के बाद वे बड़ी संख्या में बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा तथा पुरुलिया जिले में बस गए। ये आदिवासी लोग मूलतः किसान एवं आखेटक थे और इनमें से कुछ स्थानीय जमींदारों के अधीन कार्य करते थे। चुआर मानभूम और बारभूम, विशिष्ट रूप से बारभूम और घाटशिला की पहाड़ियों के बीच सक्रिय थे। उन्होंने अपनी भूमि को एक प्रकार के सामंतवादी काल में रखा था, लेकिन वे घनिष्ठ रूप से अपनी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं थे। वे इसे अपने जंगल प्रमुख या जमींदार के पास बोली पर छोड़कर दूसरी जमीन पर खेती करने को सदैव तैयार रहते थे। इन जंगलों के जमींदार चुआरों में से पाइक, गांव की निगरानी करने वाले पहरेदार को पारिश्रमिक पर नियुक्त करते थे। पाइक के मुखिया को सरदार के रूप में जाना जाता था। चुआरों का विद्रोह कई चरणों में घटित हुआ तथा प्रत्येक चरण को अपनी विशिष्टताएं, नेतृत्वकर्ता और उत्केंद्र थे। प्रथम चुआर विद्रोह जंगल के जमींदारों द्वारा राजस्व की दर में की गई वृद्धि प्रतिरोध के रूप में हुआ। राजस्व बढ़ाना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि अंग्रेज भूक्षेत्र में बहुत कम उपज होती थी। इसके अलावा 1767 में मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट्स को उनकी मिट्टी के किलों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। यह कुछ ऐसा था जिसने जमींदारों को अपमानित किया। 1768 में जगन्नाथ सिंह घाटशिला का जमींदार ने हजारों चुआरों के साथ मिलकर हथियार उठा लिया। कंपनी की सरकार ने हथियार डाल दिए। 1771 में चुआर सरदारों धादका के श्याम गंजन, कालीपाल और दुबराज के सुबला सिंह ने विद्रोह किया। इस समय हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया। 1798 में फिर से दुर्जन सिंह, जो रायपुर का जमींदार था और जिसे बंगाल रेगुलेशन अभियान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया, के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व और प्रशासनिक नीतियों उनमें से एक अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी थी, के साथ साथ ग्रामीण बंगाल में आरोपित पुलिस नियमों ने स्थानीय पाइकों को नियुक्त करने की व्यवस्था को व्यर्थ बना दिया, क्योंकि उन्हें पेशेवर पुलिस द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1798 के चुआर विद्रोह में पीड़ित पाइकों और साधारण चुआरों ने जंगल के जमींदारों के साथ हाथ मिला लिया। दुर्जन सिंह रायपुर का जमींदार था, जिसे बंगाल रेगुलेशन के चलते अपदस्थ कर दिया गया।
मई 1798 में उनके अनुयायियों ने लगभग 1500 चुआर रायपुर स्टेट की नीलामी को रोकने के लिए हिंसक गतिविधियां की। 1799 में इस विद्रोह का अंग्रेजों ने बेहद बर्बरता से दमन किया। चुआर के अन्य नेताओं में माधव सिंह बारभूम के राजा का भाई, राजा मोहन सिंह जुरिया के जमींदार और दुलमा के लक्ष्मण सिंह शामिल थे। विद्रोहों में शामिल सभी लोग किसी न किसी तरह से भूमि से संबद्ध थे, जमींदार, पाइक और साधारण चुआर। कहा जा सकता है कि उनके रहन सहन के बीच अंतर था। विद्रोही अब तक एक कृषि प्रधान समाज में, एक सुप्त समाज में रह रहे थे। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उनकी भूमि पर घुसपैठ ने उन्हें एक नई स्थिति का सामना करने हेतु बाध्य किया, जिसने उनकी जीवन शैली को अशांत कर दिया। साथ ही वे बाहरी या गैर आदिवासी लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। चुआर शब्द को कुछ इतिहासकार, जिन्होंने इसे जंगल महल का विद्रोह कहा, अपमानजनक मानते हैं। तमार विद्रोह। तमार छोटा नागपुर क्षेत्र में की तमार की जनजातियों ने 1798 में भोलानाथ सहाय, कुछ स्रोतों में उनका नाम भोलानाथ सिंह है, के नेतृत्व में विद्रोह किया था। विद्रोह अंग्रेजों द्वारा थोपी गई दोषपूर्ण और विदेशी व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था। मुंडा आदिवासी और उनके मुखिया भोलानाथ के साथ सशस्त्र बल में शामिल हो गए। विद्रोह ने दीकू के विरुद्ध रोष व्यक्त किया। लेफ्टिनेंट कूपर के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान दल द्वारा इस विद्रोह को मजबूती से दबा दिया गया। तमार की जनजातियों द्वारा और भी कई विद्रोह किए गए। कोल विद्रोह। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। विद्रोह की आग उस समय सुलगी जब बड़े पैमाने पर कोल मुखियाओं मुंडा से भूमि हिंदू, सिख एवं मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को हस्तांतरित कर दी गई। इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हो गए और 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने हजारों बाहरी किसानों को मार दिया या जला दिया। केवल बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान से कानून व्यवस्था एवं शांति पुनः स्थापित की जा सकी। हो एवं मुंडा विद्रोह 1820 से 37। राजा परहत ने अपनी ही जनजातियों को सिंहभूमि एवं छोटा नागपुर जिलों को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत करने के विरोध में संगठित किया। यह विद्रोह निरंतर 1827 तक चला, जब हो जनजातियों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया। यद्यपि बाद में 1831 में उन्होंने अंग्रेजों की अवैध कृषि राजस्व नीति और उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश के विरोध में फिर से विद्रोह का स्वर बुलंद किया। यद्यपि विद्रोह को वर्ष 1832 में छीड़ कर दिया गया, तथापि हो अभियान 1837 तक जारी रहा। मुंडा काफ़ी लंबे समय तक शांत नहीं रहे। संथाल विद्रोह 1833 से 1855-56। उल्लेखनीय है कि संथाल 1770 के दशक के अंत और 1780 के दशक के शुरुआती वर्षों में कटक, थालभूमि, मानभूमि, हजारीबाग और मिदनापुर के क्षेत्र से राजमहल क्षेत्र में चले गए। उन्होंने खानाबदोश जीवन छोड़ने और एक व्यवस्थित जीवन जीने की इच्छा दिखाई। वे जंगलों को साफ करने, जमीन की जुताई करने और फसल उगाने के लिए तैयार थे। उनका यह कदम ब्रिटिश हितों के अनुकूल था। कंपनी भूमि से अधिक राजस्व और निर्यात के लिए अधिक फसल चाहती थी, इसलिए अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए राजी कर लिया। लेकिन इससे संथालों और पहाड़ी जनजातियों के बीच लंबे समय तक शत्रुता बनी रही। इस शत्रुता को कुदाल और हल के बीच की लड़ाई कहा गया। कुदाल पहाड़ियाँ जनजाति का प्रतीक था, जिन्होंने खेती को स्थानांतरित करने में इस उपकरण का प्रयोग किया।
और हल संथालों का प्रतीक था, जो इसका उपयोग कृषि को व्यवस्थित करने हेतु करते थे। अंग्रेजों ने 1832-33 में दामिनी कुह नामक एक नियम बनाकर दोनों समूहों के बीच समझौता कराया। दामिनी कुह एक फारसी पद है जिसका अर्थ है स्कर्ट्स या पहाड़ियों का बाहरी किनारा। तलहटी वाली भूमि के एक भाग को संथालों के लिए आरक्षित घोषित किया गया। उन्हें इस क्षेत्र में हल से खेती करने और किसान के रूप में बसने की अनुमति दी गई। पहाड़िया जनजाति को व्यवहारिक रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। समय के साथ संथालों ने पाया कि वे धीरे धीरे उस भूमि को खो रहे थे जिसे उन्होंने अत्यधिक परिश्रम से कृषि योग्य बनाया था। 1793 का अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। कंपनी सरकार द्वारा उनकी भूमि पर लगाए गए कर बहुत अधिक थे और उन्हें कर चुकाने के लिए ऋण लेने पड़ते थे, लेकिन दीकू साहूकारों ने ब्याज की उच्च दरें वसूल की और जब ऋण नहीं चुकाए गए तो संथालों की जमीन पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जमींदार दामिन भूभाग पर अधिकार करने लगे। 1850 के दशक तक संथालों ने 1857 के बाद कुछ आदिवासी आंदोलन, यद्यपि यह अध्याय मूल रूप से 1857 के विद्रोह के पहले के विद्रोहों के बारे में है, लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता कि 1857 के बाद भी कुछ आदिवासी विद्रोह होते रहे। इनमें से कुछ विद्रोहों की चर्चा नीचे दी गई है। बोकता विद्रोह या सरदारी लड़ाई या मुक्ति लड़ाई आंदोलन, ये सभी आंदोलन वर्ष 1858 से 1895 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में किए गए थे। इन आंदोलनों का उद्देश्य आदिवासियों की जमीन से जमींदारों को बाहर कर फिर से अपने पुराने अधिकार हासिल करना था। विद्रोह के पहले चरण में बढ़े हुए लगान, भूमि से बेदखली और जमींदारों द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण आदिवासी किसान जमींदारों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। बाद में 1890 के दशक में सरदार आंदोलन सभी बाहरी यूरोपीय लोगों के खिलाफ हो गया, क्योंकि उन पर जमींदारों के साथ साठगांठ करने का संदेह था। अंग्रेजों के शासन को आदिवासियों की समस्याओं का मूल कारण माना जाता था, इसलिए उसे समाप्त करने हेतु आंदोलन किया गया। जब कानूनी तरीकों से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, तब आदिवासियों ने धनुष और बाण जैसे अपने पारंपरिक हथियारों का उपयोग करते हुए हिंसा का मार्ग अपना लिया। लेकिन इस विद्रोह में आदिवासियों के पास संगठन और अच्छे नेता का अभाव था। बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा 1890 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि और रांची जिलों के मुंडा जनजातियों के आंदोलन के नेता के रूप में उभरे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को उलगुलान या फिर महान कोलाहल कहा जाता था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के पहले चरण तक जारी रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रभुत्व के बाद आदिवासियों के सामाजिक रीति रिवाज और भूमि संबंधी पारंपरिक तरीके काफ़ी प्रभावित हुए। जैसा कि ब्रिटिश नीतियों ने जमींदारों और काश्तकारों के नए वर्गों के साथ जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की, आदिवासियों को अब जमींदारों को लगान देने के लिए मजबूर होना पड़ा और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। लगान चुकाने का मतलब सूदखोर साहूकारों और अंततः कर्ज पर निर्भर होना था। मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी भूमि का अतिक्रमण करने वाले जमींदारों, जो उनका उत्पीड़न और प्रायः क्रूर बल का उपयोग करने के अलावा उनसे बेगार जबरन श्रम करवाते थे, का विरोध करते हुए विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर 2 वर्ष की कैद की सज़ा ने आदिवासी विद्रोहियों को अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु और अधिक दृढ़ बना दिया, जो बाद में हिंसक विद्रोह में बदल गया। दिसंबर 1899 में यह उन दिकुओं, जिनमें ईसाई मिशनरियों के साथ साथ जमींदार, ठेकेदार, पुलिस और सरकारी अधिकारी शामिल थे, की ओर मुड़ गया, जिनसे वे अत्यधिक घृणा करते थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन किया। 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार किए गए कई विद्रोहियों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। इस प्रकार यह आंदोलन कमज़ोर हो गया। बिरसा आंदोलन के बाद अधिकारियों ने आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को महसूस किया। सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और 1903 का काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मुंडाओं की खुंटकट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। बिरसा मुंडा ने किंवदंती के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और उनका आंदोलन भविष्य में आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। ताना भगत आंदोलन। रांची के जात्रा उरांव नामक एक युवक ने अप्रैल 1914 में घोषणा की कि उसे अपने राज्य का राजा बनने हेतु दैवीय रूप से नियुक्त किया गया है और उसके अनुयायी ताना भगत के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ताना भगत ने लोगों से कृषि सामग्रियों जैसे सांसारिक संपत्तियों का त्याग करने तथा आध्यात्मिक पूजा एवं बलिदान जैसी प्रथाओं को अस्वीकार करने का आह्वान किया। उन्होंने उरांव समाज को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया। झारखंड राज्य के आधिकारिक इतिहास में 1914 में जात्रा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का उल्लेख ताना भगत आंदोलन के रूप में किया गया। कुछ वर्षों बाद 1919 में यह आंदोलन शिबू उरांव के नेतृत्व में किया गया। यह आंदोलन झारखंड में आदिवासियों से बेगार करवाने वाले और जमींदारों एवं बिचौलियों काश्तकारों द्वारा अवैध रूप से लगान में वृद्धि करने, जिसका औपनिवेशिक राज्य ने भी सहयोग किया, के खिलाफ कृषकों के असंतोष का एक हिस्सा था। आंदोलनकारियों ने साहूकारों के साथ साथ मिशनरियों का भी विरोध किया। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले ही ताना भगत ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। वे सिद्ध और कान्हू मुर्मू या बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलनों के इस मायने से भिन्न थे कि उनका आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक और अहिंसक प्रकृति का था। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में शामिल हो गए। देवी आंदोलन 1922-23 में दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के बीच शुरू हुआ। देवी आंदोलन पहले एक सामाजिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत इस धारणा से हुई थी कि देवी सलाबाई आदिवासियों को मांस खाने और शराब पीने से परहेज करने तथा स्वच्छ एवं साफ रहने की आज्ञा दे रही थी। दिसंबर 1922 तक यह आंदोलन आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ सूरत शहर में भी फैल गया। इस आंदोलन ने जल्द ही उन वर्गों को अपना निशाना बनाया जो आदिवासियों का शोषण करते थे, जैसे जमींदार और साहूकार, और जो शराब के व्यापार में संलग्न थे। 1922 के अंत में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह करने की आवश्यकता महसूस की। जल्द ही यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक आंदोलन में बदल गया। संथालों ने विद्रोह
को हुल कहा। इसका अर्थ है मुक्ति के लिए एक आंदोलन। सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू दो भाई के नेतृत्व में संथालों ने कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी और भागलपुर तथा राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित कर दिया। कहा जाता है कि मुर्मू भाइयों द्वारा अपने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने हेतु अपने दूतों को साल वृक्ष की शाखाओं के साथ गुप्त संवाद के प्रतीक के रूप में संथालों के पास भेजा गया था। सिद्धू और कान्हू की बहनों फूलो और झानो मुर्मू ने भी विद्रोह में भाग लिया। माना जाता है कि वे गुप्त रूप से दुश्मन के शिविर में घुस गईं और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कई सैनिकों को मार डाला। अंग्रेज़ों द्वारा 1856 तक विद्रोह को सख्ती से दबा दिया गया। कई गांवों को जला दिया गया, हाथियों की मदद से उन्हें नष्ट कर दिया गया और हजारों संथालों को मार डाला गया। सिद्धू और कान्हू अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर और बीरभूम जिलों को मिलाकर संथाल परगना बनाया गया। परगना के लिए विशेष कानून बनाए गए। खोंड विद्रोह 1837 से 56। 1837 से 1856 के बीच उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में विस्तारित पहाड़ी क्षेत्र की खोंड जनजाति ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड, जिनमें चुमसर, कालाहांडी एवं अन्य जनजातियां शामिल हुईं, ने जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने, नए कर आरोपित करने और उनके क्षेत्रों में जमींदारों के प्रवेश करने का विरोध किया। चक्र बिसोई का नेतृत्व समाप्त होते ही यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में फिर से खोंड विद्रोह इस आशा से शुरू हुआ कि विदेशी शासन का अंत होगा और वे स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे। कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, आधुनिक आंध्र प्रदेश के कोया, जिनमें खोंड सारा जनजाति के सरदार शामिल हुए, ने 1803, 1840, 1845, 1858, 1861 और 1862 में विद्रोह किया। टोम्मा सोरा के नेतृत्व में उन्होंने पुनः 1879-80 में विद्रोह किया। पुलिस का दमन एवं महाजनों द्वारा शोषण, नवीन वन कानून तथा वनों पर उनके परंपरागत अधिकारों से इनकार इत्यादि विद्रोह के प्रमुख कारण थे। टोम्मा सोरा की मृत्यु के पश्चात 1886 में राजा अनंतैयार के नेतृत्व में एक अन्य विद्रोह संगठित किया गया, भील विद्रोह। भील, जो पश्चिमी घाट में रहते थे, ने 1817 से 19 के दौरान कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में एक सुधारक गोविंद गुरु ने दक्षिण राजस्थान के भीलों की संगठित होने और 1913 तक भील राज के लिए लड़ने में मदद की। कोली विद्रोह भील के पड़ोस में रहने वाली कोली जनजाति ने 1829 से 39 और दोबारा 1844 से 48 के दौरान कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी नाराजगी उन पर कंपनी शासन के थोपे जाने से थी, जिससे व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी फैली और उनके किलों को बर्बाद कर दिया गया। जनजातीय आंदोलन, काल, क्षेत्र, कारण एवं प्रभाव। पहाड़िया विद्रोह 1778 में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित लड़ाकू जनजाति पहाड़िया द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अतिक्रमण के विरुद्ध किया गया आंदोलन। चुआर विद्रोह, यह चुआर जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था 1776 में। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियां थीं। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के कोलों ने बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में यह विद्रोह किया। विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार तथा कोलों की भूमियों को दीकुओं
बाह्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाना था। यह विद्रोह कुचल दिया गया। हो एवं मुंडा विद्रोह। राजा परहत के नेतृत्व में हो जनजाति द्वारा 1827 सिंहभूम एवं छोटा नागपुर सिंहभूम जिले को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत कर लिए जाने के विरोध में हो एवं मुंडा जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से 1831 अंग्रेजों की नई भू राजस्व पद्धति के विरोध में मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का समर्थन किया। 1860 से 1920 सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ किए जाने तथा साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण किए जाने के विरोध में संथाल विद्रोह। संथालों द्वारा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 बिहार स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में कालांतर में विद्रोह ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और अंततः इसे कुचल दिया गया। खोंड विद्रोह। चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837 से 56 एवं पुनः 1914 में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में 1914 में उड़ीसा में जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए जाने तथा नए कर आरोपित करने के विरोध में नैकदा आंदोलन 1860। मध्य प्रदेश एवं गुजरात अंग्रेजों एवं सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध अंग्रेजों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। खरवार विद्रोह। खरवारों द्वारा 1870 बिहार भू राजस्व नीतियों के विरोध में किया गया विद्रोह। खुंडा डोरा विद्रोह। खुंडा डोरा नामक जनजाति द्वारा कोरा मल्लाया के नेतृत्व में 1900 विशाखापत्तनम के डाबर क्षेत्र में उसके द्वारा अलौकिक शक्ति संपन्न होने का ऐलान अंग्रेजों ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। भील विद्रोह 1817 से 19 एवं 1913 पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1817 से 19 में के विरोध एवं भील राज की स्थापना के लिए भूयान एवं जुआंग विद्रोह। भूयान जुआंग एवं कलों द्वारा किए गए प्रथम विद्रोह का नेतृत्व रत्ना नायक ने किया। द्वितीय विद्रोह का नेतृत्व धड़ीधर नायक 1867 से 68, 1891 से 93 क्योंझर उड़ीसा ने किया। 1867 में स्थानीय राजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करने के विरोध में किया गया। कोया विद्रोह। कोया एवं कोंडा सोरा जनजातियों द्वारा 1879-80 के विद्रोह का नेतृत्व टोम्मा सोरा ने किया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्र। सबसे मुख्य केंद्र चोडवरम का रंपा प्रदेश। 1886 के विद्रोह का नेतृत्व राजा अनंतयार ने किया। विद्रोह का कारण था पुलिस का दमन, महाजनों द्वारा शोषण, नए वन कानून तथा वनों में उनके प्रवेश पर निषेध। बस्तर विद्रोह 1910 जगदलपुर। नए सामंती एवं वन अधिनियमों के विरोध में विद्रोहियों का नेतृत्व बस्तर के राजा ने किया। ताना भगत आंदोलन। मुंडा एवं ओरांव जनजातियों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का नेतृत्व जात्रा भगत एवं बलराम भगत ने किया। उन्होंने कहा कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा। 1914-15 छोटा नागपुर दीकुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में प्रथम रंपा विद्रोह 1879 का रंपा विद्रोह विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम के जिले के विशाखापट्टनम पहाड़ी के रंपा क्षेत्र में पहाड़ी जनजातियों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने को अवैध कृत्य घोषित करने और उस पर कर लगाने के विरुद्ध किया गया। ताड़ी बनाना उन
पहाड़ी जनजातियों की संस्कृति का हिस्सा था और इस पर प्रतिबंध लगाने से वे उग्र हो गए। विद्रोहियों को अंत में दबा दिया गया और एक बड़ी संख्या में विद्रोहियों का अंडमान जेल भेज दिया गया। रंपा विद्रोह 1922 से 24। गोदावरी के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1922 से मई 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह पुराने मुद्दों, साहूकारों द्वारा शोषण, झूम कृषि और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के कानूनों को लेकर था। लेकिन इसका तत्कालिक कारण गुडेम का बास्टियन नामक अलोकप्रिय तहसीलदार था। उसने बिना मजदूरी दिए आदिवासियों से जंगल में सड़क निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास किया। 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार किया गया और उन्हें भागने का प्रयास करते हुए गोली मार दी गई। अंततः सितंबर 1924 को विद्रोह समाप्त हो गया। झारखंड आंदोलन छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा 1920 से प्रारंभ बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। 1937 में आदिवासी महासभा एवं 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना। वन सत्याग्रह चेंचू जनजातियों द्वारा 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलामू खरवाड़ों द्वारा 1930 के दशक में बिहार। इन विद्रोहों का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा वनों का अधिग्रहण एवं नए वन अधिनियम लागू करना था। गोंड विद्रोह 1940 के दशक में गोंड धर्म के अनुयायियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए। रामोसी विद्रोह 1822 से 29, 1839 से 41। पूना के रामोसी यानी मराठा युगीन पुलिस पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी जनजाति अंग्रेजों के शासनकाल में बेरोजगार हो गए थे। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी। ऐसे में रामोसियों ने 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 में फिर से उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस बार 1829 तक रामोसियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को हटा देने के कारण फिर से अव्यवस्था उत्पन्न हुई और 1840 से 41 में पुनः असंतोष पैदा हुआ। अंततः शक्तिशाली ब्रिटिश सेना ने क्षेत्र में व्यवस्था कायम की। सामान्यतः ब्रिटिश शासन ने रामोसियों के प्रति शांति की नीति अपनाई और उनमें से कुछ को पहाड़ी क्षेत्र की पुलिस में भी शामिल किया। पूर्वोत्तर के आदिवासी आंदोलन पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन निम्न प्रकार हैं। खासी विद्रोह गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी सिलहट के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु एक सड़क का निर्माण करना चाहती थी। इसके लिए अंग्रेजों, बंगालियों और मैदानी क्षेत्रों से श्रमिकों को इस क्षेत्र में लाया गया। खासी, गारो, खाम्पति एवं सिंगफोस ने मैदानी क्षेत्रों से आए बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए तीरथ सिंह के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया। यह विद्रोह क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह बन गया। 1833 तक सर्वोत्कृष्ट अंग्रेज सैन्य शक्ति ने विद्रोह को कुचल दिया। पूर्वोत्तर के सीमांत जनजातीय आंदोलन वर्ष, क्षेत्र एवं प्रमुख कारण। 1857 से पूर्व आंदोलन अहोम विद्रोह 1828 से 33 असम में। बर्मा युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने वायदे को पूरा न करने के कारण कंपनी ने बंगाल का
बल का प्रयोग कर विद्रोह को कुचल दिया तथा राज्य का विभाजन कर दिया। खासी विद्रोह 1830 के दशक में जयंतिया एवं गारो पहाड़ी क्षेत्रों में इस विद्रोह का नेतृत्व नून क्लो शासक तीरथ सिंह बारमानिक और मुकुंद सिंह ने किया। अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध में सिंगफोस विद्रोह 1830 के दशक में असम में इस विद्रोह का नेतृत्व रनुआ गोसाई ने किया। इसका कारण इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास था और तथा विद्रोह को कुचल दिया गया। 1857 के पश्चात आंदोलन कुकी विद्रोह 1917 से 19 मणिपुर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा मजदूरों को भर्ती किए जाने की नीति के विरोध में कुकी जनजातियों के इस विद्रोह को लंबे समय तक संघर्ष के पश्चात ही दबाया जा सका। त्रिपुरा में विद्रोह इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाने एवं सरकार द्वारा गृह कर बढ़ाने के विरोध में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में 1863, रत्नामणि के नेतृत्व में 1942-43, भारती सिंह के नेतृत्व में 1920 के दशक में जेलियांग संघ विद्रोह 1920 के दशक में मणिपुर विद्रोह का नेतृत्व जेमी लियांगमेई एवं रंगमेई जनजातियों ने किया। अंग्रेजों द्वारा कुकियों के आक्रमण से उनकी रक्षा में असफल रहने के विरोध में नागा आंदोलन 1905 से 31 तक मणिपुर में विद्रोह का नेतृत्व जदोनांग ने किया। अंग्रेजी राज के विरोध एवं नागा राज की स्थापना के लिए विद्रोह किया गया। जदोनांग को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया। जदोनांग के उपरांत युवा नागा महिला गौडिनलियू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कालांतर में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गया। आंदोलनकारियों ने गांधी जी को आदर्श मानकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। आज़ाद हिंद फौज तथा जवाहरलाल नेहरू ने गौडिनलियू को रानी की उपाधि से विभूषित किया। हरेका संप्रदाय 1930 के दशक में मणिपुर गौडिनलियू द्वारा नेतृत्व आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन काबुई नागा संगठन की स्थापना वर्ष 1946 में हुई। अन्य छोटे आंदोलनों में 1860 से 62 में जयंतिया पहाड़ियों का सिमटेंग विद्रोह, 1861 में फूला गौरी किसान आंदोलन, 1872 से 73 में सफलास विद्रोह, 1882 में कछार के कच्छा नागा का विद्रोह और 1904 में मणिपुर में महिलाओं का युद्ध शामिल है। कुछ छोटे आंदोलनों में मिसमी 1836, खाम्पत विद्रोह 1839 से 42 के बीच, 1842 और 44 में लुसाई विद्रोह शामिल थे। सिंगफोस विद्रोह 1830 के पूर्वार्ध में असम में सिंगफोस के विद्रोहियों का शीघ्र ही दमन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह को निरंतर जारी रखा। 1839 के विद्रोह में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई। निरांग फीदू के नेतृत्व में 1849 में विद्रोह किया गया, जो ब्रिटिश गैरिसन पर हमले एवं कई सैनिकों की हत्या में शामिल था। कुछ छोटे आंदोलनों में मिसमी 1836, खाम्पति विद्रोह 1839-42 और लुसाई विद्रोह 1842 से 44 शामिल थे। सिपाही विद्रोह देश के विभिन्न भागों में 1857 के महान विद्रोह से पूर्व छिटपुट संख्या में सैन्य विद्रोह हुए। कारण निम्न कारणों से ब्रिटिश शासन के प्रति सिपाहियों के असंतोष में वृद्धि हुई। भुगतान एवं पदोन्नति में भेदभाव, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में लड़ने
जाने पर विदेश सेवा भत्ता देने से इनकार, सरकार का इनकार। लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के प्रावधान की सभी भर्ती जवानों को भारत के अंदर एवं बाहर सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन को लेकर उच्च जाति के हिंदू सिपाहियों ने धार्मिक आपत्ति जताई। इसके अलावा सिपाहियों ने अपने सभी असंतोष एवं शिकायतों सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक को साझा किया, जिसने आम नागरिकों को संतप्त किया। विभिन्न वर्षों के दौरान ऊंची जाति के सिपाहियों ने पाया कि उनकी धार्मिक आस्था के साथ उनकी सेवा शर्तें संतुलन नहीं बना पा रही हैं। उदाहरणार्थ 1806 में सिर की पगड़ी को चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित करने पर वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ। इसी प्रकार 1844 में बंगाल सेना के सिपाहियों ने इसलिए विद्रोह कर दिया कि उन्हें सिंध से दूर भेजा जा रहा था। और 1824 में बैरकपुर में उस समय सिपाही सैन्य विद्रोह ने चिंगारी पकड़ी जब उन्हें बर्मा जाने के लिए कहा गया, चूँकि समुद्र पार करने का अर्थ था जाति को खो देना। महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 से पूर्व के दौरान भड़के अत्यधिक महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह निम्न प्रकार हैं। 1764 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर में उनके सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों एवं रीति रिवाजों में अवांछनीय हस्तक्षेप का विरोध किया तो विद्रोह भड़क उठा। विद्रोहियों ने दुर्ग पर मैसूर के शासक के राज चिन्ह युक्त झंडे को भी फहरा दिया। 1824 में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाहियों का विद्रोह। 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह। 1838 में सोलापुर में भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह। 1844, 49, 50 और 52 में क्रमशः 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह। हालांकि ये सभी सैन्य विद्रोह अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं फैल सके और इन्हें ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। इन विद्रोहों ने प्रायः भयानक हिंसा का प्रदर्शन किया, लेकिन इन विद्रोहों की विरासत बाद में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। जन विद्रोहों की कमजोरियां। समग्र रूप से ये विद्रोह जन विद्रोह थे, लेकिन वास्तव में स्थानिक एवं अलग थलग थे। ये अधिकांशतः स्थानीय शिकायतों के परिणाम थे। नेतृत्व चरित्र में अर्ध सामंती, अधोगामी, परंपरागत दृष्टिकोण वाला था और उनके विरोध में ने किसी प्रकार का सामाजिक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि इनमें से अधिकतर विद्रोह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा के संदर्भ में एक समान प्रतीत होते थे, तथापि यह राष्ट्रवादी भावना या साझा प्रयासों के कारण नहीं था, अपितु वे उन दशाओं और हालातों का विरोध कर रहे थे जो उन सबके लिए समान थीं। ये विद्रोह स्वरूप और वैचारिक सांस्कृतिक विषय वस्तु में शताब्दियों प्राचीन थे। इन न्यून उद्दंड आंदोलनों को प्राधिकारियों द्वारा रियायत देकर शांत किया गया। इन विद्रोहों में लड़ाकों द्वारा अपने विरोधी विदेशी शासन के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले हथियार, पद्धति एवं रणनीतिक तुलनात्मक रूप से पुराने थे। कुल मिलाकर ये विद्रोह अधिनायकवाद, निरंकुशता के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की बेशकीमती परंपरा स्थापित करने में सक्षम थे। 1857 का विद्रोह। प्लासी युद्ध। 1757 में के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति एवं सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया।
1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा एवं व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। धीमी गति से बढ़ता असंतोष। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक विद्रोह के रूप में भड़का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हालांकि 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्ण एवं कठिनाई मुक्त नहीं थी। इस दौरान धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह एवं दंगे तथा असैन्य नागरिक विद्रोह के रूप में छिटपुट लोकप्रिय विद्रोहों की एक श्रृंखला देखी गई। आदिवासी अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों से असंतुष्ट एवं नाराज थे, जिसने उनकी संयुक्त स्वामित्व परंपरा के विरुद्ध जाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। बढ़ी हुई राजस्व मांगों, यहाँ तक कि अकाल के वर्षों में भी ने जनाक्रोश को जन्म दिया। कई बार स्थानीय महाजनों के विरुद्ध आंदोलन कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह बन गया। जैसा कि महाजनों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था, उनकी धर्म एवं परंपरागत प्रथाओं में अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप ने भी रोष में वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह भड़के। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बेहद शुरुआती दिनों में उनके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह हुए। कुछ आंदोलन 1857 की विद्रोह के पश्चात भी जारी रहे। दक्षिण पूर्व, पश्चिम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिन्हें कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 1857 का विद्रोह मुख्य कारण। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़प तथा आगजनी से शुरू हुआ, परंतु कुछ समय पश्चात इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ ही हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। अन्य प्रमुख एवं पहले के विद्रोहों की तरह 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। आर्थिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त अकाल और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी और उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकीं और भारतीय हस्तशिल्प व्यापार की अकल्पनीय क्षति हुई। भारतीय व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया, जिन्होंने भारत में बनी चीज़ों पर उच्च करारोपण प्रशुल्क लगाए। उसी समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से कपास
एवं सिल्क के कपड़ों का निर्यात वस्तुतः समाप्त हो चुका था। मुक्त व्यापार एवं ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध रक्षात्मक करों को लगाने से इनकार ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को समाप्त कर दिया। रेल सेवा के आने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज की गांवों तक पहुंच दे दी। सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग, कपास और रेशम को हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति अधिक विषम हो गई। यह ब्रिटिश घुसपैठ थी जिसने भारतीय दस्तकारी हथकरघा को छिन्न भिन्न कर दिया और चरखे को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड ने भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार से बाहर कर दिया, जिसने हिंदुस्तान में एक नाटकीय मोड़ प्रारंभ किया और अंततः कपास सूती वस्त्र के जनक देश को सूती वस्त्रों से पार दिया। कंपनी ने खेती के कार्ल मार्क्स ने बोला था ये 1853 में। कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति तो दयनीय थी ही, राजाओं और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया, जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया गया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। राजनैतिक कारण: ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत जैसे नीतियों ने जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ावा दिया। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों यथा झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए ये राजा अपने मनोनुकूल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर इन देशी रियासतों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे और वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत पर अधिकार किया जा सके। प्रशासनिक कारण: कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम जो भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वह कंपनी शासन की देन है। साथ ही भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन का
था। सामाजिक धार्मिक कारण। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। काले और गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। भारत में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार से भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। अपने सामाजिक जीवन में वे अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना ने भारतीयों को क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था, उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी, जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगी, और 1857 में जब मौका मिला तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की। बाहरी घटनाओं का प्रभाव। 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42, पंजाब युद्ध 1845 से 49, क्रीमिया युद्ध 1854 जिसमें अंग्रेजों को भारी हानि हुई थी, से भी प्रेरित हुआ। इससे भारतीयों को इस धारणा से उबरने का अवसर मिला कि अंग्रेज अपराजेय हैं। भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नवीन आशा एवं प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। सिपाहियों के बीच असंतोष। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे। वर्ष 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थीं, और इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार के आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह धारण करने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। भारतीय सैनिक का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने
सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया कि कंपनी उनका धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। अंततः ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह हो बंगाल 1764, बेल्लोर 1806, बैरकपुर 1825 और अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान एक लंबा इतिहास है जिससे ये कुछ है अफवाहें। इस समय एक अफवाह फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और 1857 में 100 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। चायपत्तियाँ और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे। ये आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। विद्रोह की चिंगारी। आटे में हड्डियों के चूर्ण की मिलावट और एनफील्ड बंदूकों के लाए जाने की खबरों ने सरकार के साथ सिपाहियों के मनमुटाव को बढ़ा दिया। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित थी। चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा नहीं किया, अपितु धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पात मचाया। 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उसके शस्त्रास्त्र जब्त करना आरंभ कर दिया। सैनिकों को सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था उनमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े उसने मौत की घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। यह खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों की कैद की सजा मिली। सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य हो गया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेलों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों का मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली उस सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी।
सांकेतिक नेता प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव। दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों ने शामिल हो गई और उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर सहित अपने कई यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी तथा शहर पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी, जो दिल्ली में आयुधागार के प्रभारी थे, ने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही धराशायी हो गए। वृद्ध एवं शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया गया। जल्द ही दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके प्रतीक बन गए। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल शासक का स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत प्रतीक चिन्ह बन गया था। इस एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया, जबकि सभी भारतीय रजवाड़ों के शासकों ने, जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, जल्द ही मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की। यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्रोही राजनैतिक रूप से प्रोत्साहित एवं प्रेरित थे। यद्यपि धर्म एक कारक था, विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, अपितु इस बात की अवधारणा से प्रभावित था कि अंग्रेजी शासन उनका साझा शत्रु है। बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुखों एवं शासकों को पत्र लिखा और उन्हें ब्रिटिश शासन से लड़ने तथा प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय राज्य का एक परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। समस्त बंगाल सेना ने जल्द ही विद्रोह की आवाज़ बुलंद की, जो तेजी से फैल गई। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का अधिकांश भाग और पूर्वी पंजाब ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। विद्रोह में लोगों की सहभागिता। सिपाहियों के विद्रोह को आम लोगों का समर्थन मिला, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों तथा अवध का। उन्हें लंबे समय से एकत्रित असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध की अभिव्यक्ति हेतु एक साथ आवाज़ बुलंद की। विद्रोह में किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों तथा लोक अधिकारियों की व्यापक सहभागिता रही, जिसने इसे शक्ति देने के साथ साथ लोकप्रिय विद्रोह का रूप भी प्रदान किया। यहाँ किसानों एवं छोटे जमींदारों ने अपने असंतोष को अभिव्यक्ति देने के लिए महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए, जिन्होंने उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किया था। उन्होंने महाजनों की लेखों एवं ऋण संबंधी अभिलेखों को नष्ट करने के लिए विद्रोह का लाभ उठाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों, तहसीलों, राजस्व अभिलेखों तथा पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए। एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1,50,000 पुरुषों में से 1 लाख से अधिक आम नागरिक थे। दिल्ली में कब्जा करने के 1 माह के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न भागों में फैल गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खान के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे। बख्त खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिनमें से सेना के 6 तथा 4 नागरिक विभाग से थे। यह दल सम्राट के नाम से राज्य के मामलों का संचालन करता था। बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर न तो नियंत्रण था, न ही ज़्यादा संपर्क। बहादुर शाह
का दुर्बल व्यक्तित्व, वृद्धावस्था तथा नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों को योग्य नेतृत्व देने में सक्षम नहीं था। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब सभी की पसंद थे। उन्हें कंपनी ने उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया तथा उन्हें पूना से निष्कासित कर कानपुर में रहने पर बाध्य कर दिया। विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह की गवर्नर के रूप में मान्यता दे दी। 27 जून 1857 को सर ह्यू व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया और उसी दिन उसे मार दिया गया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया तथा एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों की समान भागीदारी थी। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी में शरण ली, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया तथा हेनरी लॉरेंस को मौत की घाट उतार दिया। तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुरी पूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स आउट्रम तथा सर हेनरी हैवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, पर वे भी सफल नहीं हो सके। अंततः नए ब्रिटिश प्रधान सेनापति सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में यूरोपियों को छुड़ाने में सफलता पाई। मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रहीं। रोहेलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों का सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, बाद में वे फैजाबाद आ गए थे तथा 1857 विद्रोह के दौरान जब अवध में विद्रोह हुआ तब मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिन्होंने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया तथा व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाला। कानपुर के पतनोपरांत नाना साहब के दक्ष सहायक तात्या टोपे के झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया।
जहाँ कुछ अन्य भारतीय सैनिक उनकी सेना से आकर मिल गए। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ली। कानपुर में नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाई। 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी, ह्यूग रोज ने बोला था। झांसी की रानी को परास्त करने वाले की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। आम लोगों द्वारा किया गया बलिदान अकथनीय एवं अकल्पनीय था। इस संदर्भ में बागपत उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में एक ग्रामीण शाहमल का नाम बेहद उल्लेखनीय है। उसने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु रात में गांव-गांव जाकर 84 गांव के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया। शाहमल जो है बागपत का, उसके दो लोगों ने सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, नदियों पर बने पुलों को ध्वस्त कर दिया और सड़कों को तोड़ दिया। आंशिक रूप से सरकारी कार्यबलों को क्षेत्र में आने से रोक दिया। शाहमल ने दिल्ली में विद्रोहियों को सामान की आपूर्ति की और ब्रिटिश मुख्यालय तथा मेरठ के बीच सभी आधिकारिक संचार को ठप कर दिया। उसने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया और वहां से अपने अभियान कार्य का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण किया। वस्तुतः बंगले को विवादों को सुलझाने तथा न्याय प्रदान करने के लिए न्याय घर के रूप में तब्दील कर दिया। उसने थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से आसूचना के एक प्रभावी तंत्र भी गठन कर लिए और उस क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है और स्वशासन स्थापित हो गया है। दुर्भाग्यवश जुलाई 1857 में शाहमल को एक अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा मार दिया गया। कहा जाता है कि शाहमल के शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए और लोगों को भयभीत करने के लिए 21 जुलाई 1857 को उसके सिर को सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया। 1857 का विद्रोह लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चला तथा जुलाई 1858 तक पूर्णतया शांत हो गया। विद्रोह का दमन, क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभीषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्ममतापूर्ण दमन की नीति अपनाई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला वह पूर्णतः अमानवीय था। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांवों को लूटा गया और निर्दोषों को भी फांसी की सजा दी गई। कमांडर इन चीफ जनरल एनसन ने रेजिमेंटों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, अंबाला आदि में निर्ममता से लोगों की हत्या करवाई। सैनिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कैदी सिपाहियों में से अनेकों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को घेरकर जिंदा जला दिया गया। अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति का दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया, उसके पुत्रों की हत्या करवा दी, सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। वस्तुतः क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता
नहीं की होती तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना टेढ़ी खीर ही साबित होता। क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति ने जोर पकड़ा था। विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया। ब्रिटिश शासन ने एक लंबी एवं भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी का नेतृत्व करने वाला बुरी तरह से घायल हो गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने देश में अत्यधिक लोगों, धन एवं हथियारों की आपूर्ति की, तथापि भारतीयों के दमन के माध्यम से बाद में इस पूरी लागत को वसूल लिया गया। विद्रोह असफल क्यों हुआ? क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़कर भारत को स्वाधीन करा लेंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई कि वे 90 वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल रहे। इस महान क्रांति की सफलता के अनेक कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना। कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की, वस्तुतः इनके विरुद्ध कार्य किया। बड़े जमींदारों एवं तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों एवं व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया, क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण में वे अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्रायः ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। पटियाला के शासक, सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ। एक आकलन के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 और कुल जनसंख्या का 1/10 से अधिक भाग इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का अभाव। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी और न ही उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनीतिक परिदृश्य या एक सामाजिक विकल्प ही था। विद्रोही अलग अलग समस्याओं एवं तत्कालीन राजनीति की अवधारणाओं सहित विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीयों के बीच एकता के अभाव को भारतीय इतिहास के इस चरण में शायद उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। भारत में अभी भी आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ थे। वस्तुतः 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक देश से संबद्ध होने की चेतना जागृत की। निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन न होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता मिली। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती।
देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की। पटियाला, जाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी। देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा और क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। सांप्रदायिकता का खेल। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों और गोरखाओं को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। इसका मूल कारण था कि संपूर्ण पंजाब में अंग्रेजों की ओर से बहादुर बादशाह के नाम झूठा फरमान जारी किया गया। इसमें कहा गया था कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया और इस स्थिति में क्रांति का असफल हो जाना निश्चित हो गया। जब देश के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग न दें तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। 1857 की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते रहे। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति इधर भी लगानी पड़ती और वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन क्षेत्रों में पूर्व में हुए विद्रोहों को कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया था। शस्त्रों का अभाव। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रबंध करने में असफल रहे। अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों को तलवारों और भालों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। सहायक साधनों का अभाव। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए इन साधनों का उन्होंने पूरा उपयोग किया। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारियों के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान की योजना बनाने तथा संचालन में असफल रहे। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को क्रमशः कुचल दिया गया। सैनिक संख्या में अंतर। एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी। दूसरा, अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिए गए थे। उस समय कंपनी के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिकों से भी अंग्रेजों को सहयोग मिला। अंग्रेज सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी और उनके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष क्षमता का परिचय दिया, उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों के हाथ ही लगी।